नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुजर स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो मेरी कुछ टाइम से तबीयत खराब चल रही थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन अब मैं कंटिन्यू वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं टेंथ का मैथ का। मैंने बोला था कि टेंथ का मैथ में जो कंप्लीट पढ़ाऊंगा, तो आज ही शुरू करें क्योंकि जो हमारे फाइनल एग्जाम है वो शायद मार्च में हो सकते हैं। तो इतना टाइम तो चाहिए हमको, 4-5 महीने का पूरा कंप्लीट सिलेबस करने के लिए मैथ का, ठीक है। और साथ ही उसका रिवीजन भी करना होता है, तो इसलिए मैं ये मैथ का जो कंप्लीट मैथ जो है यहाँ पे कराने वाला हूँ। लेकिन आपके कंप्लीट मैथ पढ़ना तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए आज से शुरू कर रहे हैं हम। नंबर वन में जो है, नंबर वन जो हमारा चैप्टर है वो संख्या पद्धति है, ठीक है। उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आता, बस एक क्वेश्चन आता है वो भी थ्योरिकल, कि करनी 3 या करनी 2 या फिर करनी में कुछ भी दे दे, 7 दे दे, 5 दे दे या कुछ भी दे दे। बस वो पूछता है कि वो अपरिमेय क्यों है, उससे थ्योरी लिखना होती है। तो आप परीक्षा बोर्ड से या फिर रट लीजिए या फिर मतलब उसको समझ लिए थोड़ा सा, तो वो समझ में आ जाएगा आपको कि अपरिमेय क्यों, क्योंकि 2 नंबर में पूछा जाता है। उस पर हम ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे नंबर 2 से शुरू करने वाले हैं। बहुपद। बहुपद बहुपद का फर्स्ट उदाहरण में दिया गया है कि ऐसा कोई सा आपके सामने ऐसा कुछ आएगा ग्राफ। तो इस ग्राफ यदि पेपर में आया, तो वैसे आता नहीं है लेकिन फिर भी समझ लो क्या जाता है, 2 सेकंड का काम है। ऐसा कोई ग्राफ आता है तो पूछता है कि वहां पे मतलब कितने, ये जैसे पूछेगा, ये ग्राफ दे देगा, पूछेगा तुम्हें शून्यांक कितने हैं, ठीक है। तो शून्यांक के लिए क्या करते हैं, शून्यांक देखना है तो कुछ नहीं देखना होता है, बस एक्स पे ये जो लाइन गई है, ये वाली लाइन जो गई है, ये लाइन जो गई है यहाँ से यहाँ तक, है ना। ये लाइन का बताना होता है कि कितने बार एक्स से टच हो रही है, वही हमारे शून्यांक होते हैं। जैसे यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो हमारे 3 शून्यांक हो गए। यहाँ पे भी 1 2, और ये इसको 2 मत समझ लेना, ठीक, ये एक ही है। तो यहाँ पे भी 3। अब इसमें यदि कहूँ आपसे कि ये ऐसी भी लाइन, कैसी भी लाइन आ सकती है, ऐसा वो नहीं है, एक्स एक्स डैश बाय बाय डैश, ये लाइन जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे शून्यांक कितने हुए, तो एक्स पे कुल 1 बार टच हुआ, तो एक्स के शून्यांक कितने हो जाएंगे, 1, ठीक है। अब जैसे कि कुछ भी दे दे, यहाँ पे मान लीजिए ऐसा 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 करके कुछ भी दे दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसमें 12 शून्य। कहने का मतलब जहां जितनी बार टच होगा एक्स से, ये लाइन जितनी बार एक्स से टच होगा वो उसके शून्यांक कहलाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, बताओ जल्दी, आगे बढ़े, आगे बढ़े। डस्टर कहाँ रही है, ये आगे बढ़े। चलो अब जरा मुझे बहुपद जो है वो बताओ क्या होता है। बहुपद का तो मतलब वही है कि जिसमें कई पद हो, ठीक है। तो उसके अंदर कई आ जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले बहुपद में देखा जाता है समीकरण, ठीक है। समीकरण कितने वो प्रकार के होते हैं, देखो रेड कलर का रंग ये है। तो देखो, एक होता है हमारा, क्या होता है, रेखिक समीकरण, क्लियर है। फिर होता है द्विघाती समीकरण, फिर होता है त्रिघाती। भी लिख दो क्या, बोलो, लिखना जरूरी है क्या, लिख देते हैं त्रिघाती समीकरण, ठीक है। देखो रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती का मतलब साफ समझ में आ रहा है। द्विघाती में तो आप समझ ही रहे हो, द्विघाती में तो आप समझ ही रहे होगे कि द्विघाती मतलब इसमें 2 घात होते हैं। मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। द्विघाती मतलब क्या होता है, इसमें 2 घात हो। त्रिघाती मतलब 3 घात वाला समीकरण। रेखिक मतलब होता है 1 घात वाला समीकरण, क्लियर है। अगर रेखिक की बात करें तो मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता, एक्स प्लस वाई बराबर 2, ऐसे कुछ, मतलब एक्स की पावर 1 ही रहना चाहिए। इससे रेखिक का उदाहरण होता नहीं है, नहीं रेखिक का उदाहरण ऐसा नहीं है, ऐसा मान सकते हैं लेकिन ऐसा मानेंगे एक्स प्लस 2 बराबर 0, ये रेखिक समीकरण है, ठीक है। द्विघाती समीकरण क्या होता है, जैसे कि मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 बराबर 0, ये द्विघाती हुए। त्रिघाती की बात करूं तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 बराबर 0, ये त्रिघाती हो गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि रेखिक समीकरण क्या होता है, रेखिक समीकरण क्या होता है, द्विघाती समीकरण क्या होता है, त्रिघाती समीकरण क्या होता है, ठीक है। तीनों के उदाहरण मैंने दे दिए। इसमें एग्जाम में देखो, इससे भी एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला और इससे भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो आने वाले हैं किससे, द्विघाती समीकरण से, क्लियर है। द्विघाती समीकरण से क्वेश्चन आने वाले हैं, इनसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, इससे क्वेश्चन आएंगे, तो इसी को हम निपटाएंगे, ठीक है। चलो इसका मानक रूप क्या होता है वैसे, डस्टर ये है,
नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मानक रूप देखो, इसका मानक रूप क्या होता है, इस वाले का मानक रूप क्या होता है, द्विघाती वाले का क्या होता है, हम बोलते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब ये जो सी है वो भी अचर है, बी भी अचर है और ए भी अचर है, ठीक है ना। लेकिन एक्स जो है चर है, ठीक है। चर अचर तो जानते होंगे, एक्स वाई जेड होते हैं चर और जो संख्या होती है वो होते हैं अचर, ठीक है। अब तुम बोलो एक्स वाई जेड में ये मतलब यहाँ पे एबीसी माना है, लेकिन एबीसी का मतलब ये नहीं कि सवाल में एबीसी लिखाएगा। सवाल में तो लेकिन कुछ संख्याएं आएंगी, जैसे कि यहाँ पे दे सकता है, देखो जरा, यहाँ पे दे सकता है, हमको दे सकता है 2x² प्लस 8x प्लस 5 बराबर 0, ऐसा दे सकता है। ये संख्या देखो, दो को यहाँ पे संख्या मान लिया ना हमने, बी को 8 मान लिया, है ना। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये जो है वो 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे 0 नहीं है ये, ठीक है ना। इसको ना हम 0 नहीं करेंगे। अगर हमने इसको 0 कर दिया, देखो सपोज करो अगर मैं इस वाले 2 को यहाँ पे लिख दूं, क्या जरूरी है क्या लिखना, जरूरी है लिखना, देखो हाँ लिख ही देता हूँ, मैं लिख देता हूँ a बराबर नहीं है यहाँ पे 0। क्यों नहीं, जरा समझो आप मेरी बात को। अगर मैंने इस 2 के जगह पे 0 रख दिया, यहाँ पे 0 रख दिया, तो ये जब 0 का यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, इस 0 का मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये पूरा पद 0 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पे क्या बचेगा, 8x प्लस 5 बराबर 0। तो भैया ये जो है वो तो रेखिक समीकरण बन गया। हम आए थे द्विघाती समीकरण पे और ये रेखिक समीकरण बन गया, ठीक है ना, रेखिक समीकरण बन गया। तो ऐसा थोड़ा ना हो सकता है ना। तो इसका मतलब है कि जो ए है उसको हम 0 नहीं मान सकते, 0 से बड़ा ही मानना पड़ेगा, यानी हमको प्राकृत संख्या ही मानना पड़ेगा आगे। हाँ, अगर 1 रखना है तो रख दो, अगर 1 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 बराबर 0। ये सही है ना, ये सही है, लेकिन हम यहाँ पे 0 नहीं रख सकते, ठीक है। तो आपको तीनों समीकरण समझ में आ गए। चलिए आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को लेना हो तो ले लो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, रफ कर दें, कर दे रफ। चलिए ले लिया। चलिए अब क्या बताने वाले हैं हम, देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है इस चैप्टर में वो आता है, शून्यांकों से क्वेश्चन आता है। कि मतलब कोई सवाल दिया जाता है, जैसे मान लो मैं दे दूं एक्स स्क्वायर प्लस 4x या फिर 2x, नहीं ऐसे करो 2x दे दो यहाँ पे, 2x प्लस 8 बराबर 0, सॉरी -8 दो यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें पूछेगा कि शून्यांकों की संख्या, देखो शून्यांकों का मतलब सबसे पहले क्या होता है, शून्यांकों का मतलब होता है कि अगर हम x का मान वो रख दे, जिसमें नहीं बताया था जितना बिंदु x पे होता है वो हमारे शून्यांक कहलाते हैं, ये बताया था ना आपको। देखो यहाँ पे फिर से देता हूं मैं, ये पा रहा था मैंने x y y, ठीक है, ये बता रहा था, यहाँ पे बता रहा था मैं ये, यहाँ पे शून्यांक कितने होंगे, 1 2 3 4, यानी कि x का मान ही को तो हम शून्यांक मान रहे हैं, है ना। x का मान ही तो हम शून्यांक मान रहे हैं, नहीं मान रहे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, x का मान ही तो हम शून्यांक मान रहे हैं, नहीं मान रहे, बताओ। तो इस x की जगह पे हम कुछ रखें और वो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, तो वही हमारा क्या शून्यांक होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन ऐसे हम अगर मन से कुछ करने लगे, जैसे कि हम माने यहाँ पे 1 रख लें, तो 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 का 2 हो जाएगा -8, मतलब ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे तो होगा नहीं, तो इसको निकालने की कुछ विधियां होंगी, ठीक है ना। उन्हीं विधियों को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, उन्हीं विधियों को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। फिर शून्यांकों का सत्यापन करने के लिए भी एक वो होता है, ठीक है ना, वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। शून्यांकों का सत्यापन भी होता है, देखो इसमें एक सबसे पहले जो नाम आता है जिसका, इसको सॉल्व करने का एक समीकरण दिया हो तो इसको सॉल्व करने का एक वो विधि का नाम है जिसे हम बोलते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि क्या होती है, गुणनखंड विधि, विधि होता है, सॉरी विधि नहीं होता, चलो वो जो भी है। देखो अब
इसको गुणनखंड विधि से करना है। गुणनखंड का तो मतलब जानते ही आप, गुणा, है ना। तो देखो साफ साफ बताता हूं आपको हिंदी में, ये जो आपको x का, अच्छा गुणांक का मतलब उसमें गुणांक क्या होता है, मैं आपसे कहूंगा x का गुणांक बताओ क्या है यहाँ पे, x का गुणांक क्या है यहाँ पे, तो x का गुणांक है 2, और x स्क्वायर का गुणांक, इसका इसका गुणांक माना जाएगा 1, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 ही माना जाता है, ठीक है, गुणांक योग। देखो जो x का गुणांक होता है 2, ये वाला, ये जो पद है, तो गुणनखंड विधि ये कहती है कि इस वाले पद को इस तरह से तोड़ो, इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पे तो आ जाए ये वाला, बात को गहराई से समझिए, जोड़ने और घटाने पे तो आ जाए क्या हमारा 2x, पूरा 2 अकेला नहीं मान सकते, सुनो 2 अकेला नहीं मान सकते, 2x मानेंगे, ठीक है। जोड़ने और घटाने पे आ जाए हमारा 2x, और गुणा करने पे आ जाए हमारा 8। ध्यान रखना है निशानों का भी, चिन्हों का भी ध्यान रखना, ठीक, यहां माइनस ही आना चाहिए, यहां प्लस ही आना चाहिए। बात समझ रहे हैं आप, बात समझ रहे हैं आप, क्या बोल रहा हूं मैं। गुणा करने पे आना चाहिए 8, और जोड़ने घटाने पे आना चाहिए हमारा 2x, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, तो देखो x, इसको इसको ऐसे ही लिखेंगे, अब इस 2x इसको अभी छोड़ो, ठीक है, -0, -0। अब इसको मैं क्या तोड़ू बताओ, आप बताओ, 2 को मैं कैसे तोड़ूंगी, गुणा करने में 8 आ जाए, जोड़ने घटाने में 2 आ जाए, बताओ कैसे तोड़ेंगे, मैं बताता हूँ। देखो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि +2x, सॉरी -2x + 4x। देखो मैथ में सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान रखना वो ये है, मैथ्स जो है कुछ भी कर सकते हो आप, कहीं से भी कहीं भी जोड़ सकते हो, बस मैथ्स के जो है स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। इसमें मैथ्स के भी कुछ नियम होते हैं, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इस स्टेप से इस स्टेप को लाया हूं, तो मेरी इस स्टेप से ये वाली स्टेप आना चाहिए, तभी हमारा सही होगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, 2x 4x, जब इनको घटाऊंगा तो क्या मेरा 2x नहीं आ जाएगा, जो कि ऊपर है, यानी हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम सही कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट देखो गुणनखंड विधि में सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले क्या किया कि मैंने सबसे पहले इस वाले पद को तोड़ लिया, ठीक है। तोड़ने के बाद क्या किया मैंने, तोड़ने के बाद इसको छोड़ दो, तो टूट गया, छोड़ो इसको, भूल जाओ, भूल जाओ, इस वाले पे आ जाओ। अब इसमें क्या करना है, 4 पद है, 2 2 से तोड़ लो अलग अलग, ये ठीक। अब इनमें से कॉमन लेना है, कॉमन लेना जानते हैं, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों पक्षों में हो। कॉमन कैसे लेते हैं देखो, ये इनमें क्या दिख रहा है दोनों में, यहाँ पे x कॉमन दिख रहा है मुझे, तो x ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 2, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को, यहाँ पे 4 दिख रहा है कॉमन, ठीक है ना, प्लस का 4 कॉमन लो, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -2 बराबर 0। अब बोलोगे ये क्या कर दिया, कुछ समझ नहीं आया, समझ में आएगा, बस थोड़ा सा आप धैर्य रखो, ठीक है, देखते चलो सब समझ में आएगा। एक बात बताओ, क्या मैं इस स्टेप से लौट के इस स्टेप पे नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता, 4 का x में गुणा करूंगा 4x आ जाएगा, 4 का 2 में गुणा करूंगा 4 दूनी 8 आ जाएगा, है ना। सेम टू सेम इसमें भी होगा, x का x से गुणा करके मैं x स्क्वायर ले आऊंगा, x का गुणा 2 से करके 2x ले आऊंगा, ठीक है ना। 2 स्टेप हो गई, तीसरी स्टेप क्या है, देखो फिर क्या करना है, इसमें जो है देखो ये जो है हमारा सेम आएगा हमेशा, अगर यहां तक ये दोनों बराबर आ रहे हैं, x-2 x-2, आपका कुछ भी आ सकता है, x-4 आ सकता है, x+5 आ सकता है, या फिर x+11 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ तक सही आ रहा है तो आप सही जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जिसमें हमारा एक पद तो हो गया हमारा x-2, 2 बार लिखे हम 1 बार लिखे, ठीक है, लेकिन एक पद लिख लेंगे हमारा x+4 बराबर 0, क्लियर, क्लियर है, ये 4 है, ठीक है, 4 ही समझ इसमें बात समझ बैठे, ठीक है। अब 0 अब लेके देखो, जब दोनों के बराबर 0, एक बात बताओ, जब दोनों के बराबर 0 है तो हम क्या करेंगे कि एक तो हमारा x-2 के बराबर 0 हो जाएगा, और एक हमारा x+4 के बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से पक्षांतर से हमारा x का मान आ जाएगा 2, और यहाँ पे x का मान आ जाएगा -4, ये हमारे शून्यांक निकल के आ रहे हैं, ठीक है।
शून्यांक निकल के आ रहे हैं हमारे 2, ठीक है। एक आ रहा है हमारा 2, एक आ रहा है हमारा 4। अब शून्यांकों की सत्यता की जांच करना और सीख लो, है ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, अगर आप, ये शायद आपके बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो हो गया। चलिए शून्यांकों की सत्यता की जांच, ये लिखे रहने देता हूं, ठीक है, यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। ये सवाल भी लिखे रहने देते हैं, ठीक है। शून्यांकों की सत्यता की जांच, देखो इनमें से जो है एक को अल्फा मानो, एक को बीटा मानो। क्या माने, एक को अल्फा मान लेते, देखो दोनों एक से तो फिर कंफ्यूजन होगी ना, अल्फा बीटा, है ना। देखो शून्यांकों की सत्यता की जांच क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि दोनों का जोड़ होगा, ठीक है ना। योग आना चाहिए ना, हाँ कुछ गलत किया गया हमने। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो हमारा क्या, देखो हाँ, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस v अपॉन ए, ठीक है, माइनस b अपॉन ए होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा। एक और होता है कि अल्फा इंटू बीटा होता है हमारा क्या, c अपॉन ए। क्लियर है, समझ में आ रहा है, c अपॉन ए। बस इन दोनों फॉर्मूलों में जमा दो, अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो आपका आंसर सही है, ठीक है। इनमें जमा दो, देखो समझना बात को। मेरा अल्फा कितना है यहाँ पे 4, और ये कितना है, सॉरी 2 और माइनस 4, 2 आ गया, और ये प्लस का बीटा यानी यहाँ माइनस के 4 आना है, ये इसका मान कितना आ रहा है 2 माइनस का, ठीक है, यही आ रहा है ना। अब देखो ये बोल रहा है माइनस का बी, माइनस बी यानी माइनस का ऊपर का 2 अपॉन में कितना 1, तो माइनस दो बराबर आ गया ना, इसका मतलब हमारा यहां तक सवाल सही है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि शून्यांकों का योग क्या आएगा, शून्यांकों का योग क्या आएगा, तो वो क्या आने वाला है हमारा -2। क्लियर है, शून्यांकों का योग क्या आएगा -2, और शून्यांकों का योग का अगर सूत्र पूछे तो बताएंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। चलिए आगे चले। अब यदि यहाँ पे पूछे कि अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यांकों का गुणनफल क्या आएगा, तो दोनों गुणा करो तो कितना आ जाएगा, -8 ही आएगा ना, 4 दूनी 8 माइनस के, सी कितना हमारा -8 और ए कितना 1, यानी -8 बराबर -8। मतलब हमारा सवाल 100% सही है। ये सत्यता की जांच होती है शून्यांकों की, ठीक है। अगर शून्यांकों की सत्यता की जांच हमने कर ली है और वो जांच सही आ रही है, बराबर आ रहा है दोनों, तो हमारा जो है आंसर सही है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। देखो सवाल में जो है त्रिघातीय समीकरण से जो है ज्यादा क्वेश्चन, ज्यादा क्या एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अब सिलेबस चेंज करके कुछ उसमें ऐड कर दे एनसीईआरटी तो पता नहीं, लेकिन क्वेश्चन नहीं आते त्रिघातीय समीकरण से, ठीक है ना। तो अभी हम रहने देते हैं उसको फिलहाल। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया था, नहीं लिया तो वीडियो को स्किप करना, दोबारा देखना फिर ले लेना, ठीक। गुणनखंड विधि किस किस को समझ में आ गई है, देखो जिस जिसको समझ में आ गई है तो ठीक है, और अगर समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करो, वीडियो में तुरंत ही दूसरा वीडियो लेके आऊंगा, पूरा डिटेल से लेके आऊंगा और फिर आपको समझा दूंगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसा कुछ लगा हो, कुछ मैंने गलत कर दिया, तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। हाँ, और द्विघाती